So students, the next subtopic of time speed distance is boats and streams. It's a very simple topic, okay, nothing difficult in this. Okay, boats and streams. So what happens is तीन cases होते हैं इसमें. The first one is when the water is still और एक बोट है जो उस वाटर में मूव कर रही है 40 किलोमीटर पर आवर की रेट पे. ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्टिल वाटर. ठीक है, एक नदी है जिसमें वाटर स्टिल है, वाटर मूव नहीं कर रहा है, बोट मूव कर रही है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किसी भी डायरेक्शन में मान लो. ठीक है, देन वी हैव डाउन स्ट्रीम. इसमें वाटर फ्लो कर रहा है 20 किलोमीटर पर आवर पे और इसमें बोट जा रही है 40 किलोमीटर पर आवर पे. ठीक है, इस तरह का कुछ मैंने रिलेटिव स्पीड में भी बताया था, है ना, याद करो. एक केस था जिसमें नदी में मैंने बोट वाला केस कुछ बताया था. ठीक है, कुछ वैसा ही है, ऑलमोस्ट वैसा ही है, कुछ नहीं. और तीसरा है अपस्ट्रीम जिसमें वाटर मूव कर रहा है 20 किलोमीटर पर आवर पे ऑपोजिट डायरेक्शन में, बोट मूव कर रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में 40 किलोमीटर पर आवर पे. ओके, दिस इज अपस्ट्रीम. ओके, सो स्टिल वाटर, डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम, तीन तरह के केसेस हैं ये, स्टिल वाटर, डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम. ठीक है, क्या होता है कि अगर मैं स्टिल वाटर की बात करता हूं तो अगर ये बोट 40 किलोमीटर पर आवर पे जा रही है, पहली चीज़ तो ये कि जो बोट की 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, ये तीनों स्पीड्स, मतलब तीनों के केसेस में बोट की स्पीड जो है वो विद रिस्पेक्ट टू वाटर होगी. ठीक है, मैंने रिलेटिव स्पीड में भी बताया था कि अगर तुम्हें स्पीड के बारे में ये नहीं गिवन है कि किसके रिलेटिव, तो बाय डिफ़ॉल्ट तुम किसके रिलेटिव मानोगे, जिस पे वो चीज़ चल रही है उसके रिलेटिव. ठीक है, तो ये हो गया स्टिल वाटर. स्टिल वाटर में वाटर, अगर बोट 40 किलोमीटर पर आवर पे जा रही है वाटर के रिस्पेक्ट में, तो अगर तुम इसको ग्राउंड से देख रहे हो, मान लो कि तुम यहाँ पे खड़े हुए हो ग्राउंड पे, और ग्राउंड से अगर तुम इस बोट को देख रहे हो तो तुम्हें ये बोट भी 40 किलोमीटर पर आवर पे ही नज़र आएगी, है ना, कोई चेंज तो आएगा नहीं इसमें. बोट भी 40 पे है, तुम्हें दिख रही है 40 पे. ठीक है. अब अगर ये केस है डाउनस्ट्रीम का, डाउनस्ट्रीम को डाउनस्ट्रीम क्यों कहते हैं, क्योंकि पानी हमेशा ऊपर से नीचे बहता है, तो डाउनस्ट्रीम का मतलब हो गया आप भी ऊपर से नीचे ही जा रहे हो, डाउन द स्ट्रीम, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड डाउनस्ट्रीम. तो वाटर जो है वो फ्लो कर रहा है 20 किलोमीटर पर आवर पे, बोट उस वाटर में जा रही है 40 किलोमीटर पर आवर पे. ठीक है, तो जो बोट है उसकी स्पीड वाटर के रिलेटिव 40 है, तो उसकी स्पीड ग्राउंड के रिलेटिव कितनी होगी. तो देखो, इसको विजुलाइज करो अपने दिमाग में, ये विजुलाइज करो कि अगर तुम यहाँ पे खड़े हुए हो बाहर नदी के किनारे पे, तो अगर बोट पानी के रिलेटिव 40 पे जा रही है और पानी 20 पे जा रहा है, तो तुम्हें वो बोट कितनी स्पीड से जाते हुए नजर आएगी, ऑब्वियसली स्पीड बढ़ जाएगी. ठीक है. तीसरा केस है अपस्ट्रीम का जिसमें स्पीड घट जाएगी. अब इसको वैसे भी थोड़ा सा विजुलाइज करके समझो. मतलब देखो, जितना ज़्यादा प्रैक्टिकली इसको सोच सकते हो उतना प्रैक्टिकली सोचोगे बेटर रहेगा. ये स्टिल वाटर था, तो ऐसे मान सकते हैं कि पानी ऐसे है, स्टिल है, और तुम्हारी बोट है जो जा रही है 40 किलोमीटर पर आवर पे. तो अगर तुम ग्राउंड पे खड़े हुए हो, एक ऑब्जर्वर, मतलब ऑब्वियसली तुम्हारी बोट और तुम ऑब्जर्वर तो नहीं हो सकते, तो एक बोट है जो स्टिल वाटर में ऐसे जा रही है, बोट, तुम नदी के किनारे खड़े हुए हो, तो तुम्हें भी वो बोट 40 की स्पीड से ही जाते हुए नजर आएगी. अब मान लो कि एकदम से पानी आगे की तरफ चलना स्टार्ट कर दे, तो ग्राउंड पे ऑब्जर्वर जो है उसके रिस्पेक्ट में वो बोट की स्पीड बढ़ जाएगी, है ना, वो बोट भी तेज होती हुई नजर आएगी क्योंकि वो साथ में जा रही है. अब मान लो कि पानी इसके उल्टी डायरेक्शन में खींचना स्टार्ट हो जाए, मान लो ये बोट ऐसे जा रही थी 40 पे, एकदम से पानी ना पीछे की तरफ चलना स्टार्ट हो जाए,
तो जो ग्राउंड पे ऑब्जर्वर है उसको स्पीड कम दिखाई देगी, है ना, उसके हिसाब से स्पीड कम हो जाएगी बोट की। तो वही केस है कि डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम में जो बोट की स्पीड होती है और जो वाटर की स्पीड होती है वो दोनों ऐड हो जाती है, ठीक है। और जो अपस्ट्रीम है उसमें बोट की स्पीड में से वाटर की स्पीड माइनस हो जाती है, ठीक है। ऑब्वियसली अगर बोट की स्पीड कम होगी, वाटर की स्पीड ज़्यादा होगी, तो तुम आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो कुल मिला के बस ये याद रखना है कि जब भी बोट की स्पीड स्टिल वाटर में दी हुई हो और फिर डाउनस्ट्रीम या अपस्ट्रीम के केस की बात हो रही हो, तो डाउनस्ट्रीम में बोट और वाटर की स्पीड को ऐड कर देना है, अपस्ट्रीम में बोट और वाटर की स्पीड को सबट्रैक्ट कर देना है, दैट्स इट, ठीक है। डाउनस्ट्रीम में दोनों को ऐड कर दो, अपस्ट्रीम में दोनों को सबट्रैक्ट कर दो, बस यही करना है और कुछ नहीं करना। तो आई होप दिस इज कंप्लीटली क्लियर, है ना। आई थिंक इसके अलावा इसमें कुछ नहीं बताना है, ठीक है। लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस डायरेक्टली। तो क्वेश्चंस है कि a man's speed with the current is 15 km per hour and the speed of the current is 2.5 km per hour. The man's speed against the current क्या होगा। अच्छा, एक और चीज़, वापस से वहीं पे जाऊंगा, तो मैं एक और चीज़ ये बताना चाहूँगा कि जो डाउनस्ट्रीम है, ये जो वाटर है, पहली चीज़ तो वाटर को भी कई बार करंट बोला जाता है और स्ट्रीम भी बोला जाता है, क्योंकि जब भी हम वाटर की डाउनस्ट्रीम बोथ्स एंड स्ट्रीम्स में बात करेंगे तो पानी हमेशा बह रहा होगा किसी भी डायरेक्शन में। तो अगर पानी बह रहा है तो उसको स्ट्रीम या करंट भी बोल सकते हैं, है ना, मतलब वाटर करंट और वाटर स्ट्रीम ऑब्वियसली। तो तुम्हें कभी कभी स्पीड दी होगी तो ये भी कहा हो सकता है कि स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज दिस मच एंड स्पीड ऑफ द करंट इज दिस मच, ठीक है। तो ये दो नए टर्म्स हैं जो यहाँ पे यूज हो सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि ये जो केस है डाउनस्ट्रीम, इसको हम विद दी वाटर और अपस्ट्रीम को अगेंस्ट दी वाटर भी कह सकते हैं। विद दी वाटर और अगेंस्ट दी वाटर। विद दी वाटर मतलब पानी के साथ। पानी के साथ का मतलब ये नहीं है कि पानी के साथ बह रहा है, नहीं, पानी के साथ मतलब पानी वाली डायरेक्शन में बह रहा है, पानी वाली डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। बहना तो हो गया कि वो खुद अपनी एनर्जी कुछ भी नहीं लगा रहा है, बोट या मैन जो भी कुछ है, वो सिर्फ पानी की ही स्पीड से चलता जा रहा है, नहीं। विद दी करंट का मतलब है कि डाउनस्ट्रीम मतलब जिस डायरेक्शन में पानी जा रहा है उसी डायरेक्शन में बोट या इंसान भी जा रहा है, और अगेंस्ट द वाटर का मतलब है अपस्ट्रीम, ठीक है, पानी के अगेंस्ट जाना। ऑलराइट, सो दिस इज डन। Let's now move to the questions. Question number 1 है, a man's speed with the current is 15 km per hour. The speed of current is 2.5 km per hour. The man's speed against the current is. So, man's speed with the current मतलब downstream. तो B plus W की वैल्यू दी है 15. एक आदमी की with the current speed है 15, तो B plus W की वैल्यू दी है 15. द स्पीड ऑफ द करंट इज 2.5, मतलब W की वैल्यू दी है 2.5, है ना, और हमें चाहिए उस आदमी की स्पीड अगेंस्ट द करंट। तो पहली चीज तो यहां पे आपको W पुट करके B मिलेगा 12.5। अब ये जो B 12.5 है ये फाइनल आंसर नहीं है, क्यों? क्योंकि फाइनली हमें चाहिए द मैन स्पीड अगेंस्ट द करंट, और अगेंस्ट द करंट के लिए मुझे अपस्ट्रीम वाली स्पीड चाहिए, वो आएगी B माइनस डब्ल्यू, और B माइनस डब्ल्यू की वैल्यू हो जाएगी 12.5 minus 2.5 which is 10. So 10 km per hour is your final answer, ठीक है, not 12.5 नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। आगे बढ़े, नेक्स्ट है, a boat running downstream covers a distance of 16 km in 2 hours, और while covering the same distance upstream it takes 4 hours. तो 16 किलोमीटर वो 2 घंटे में कवर करता है अगर डाउनस्ट्रीम जाए तो डाउनस्ट्रीम स्पीड हो गई सिंपली 16/2 यानी कि 8 किलोमीटर पर आवर, और उसी डिस्टेंस को मतलब वही 16 किलोमीटर को कवर करने में अपस्ट्रीम में लगते हैं उसको 4 आवर्स, 4 घंटे।
तो B प्लस W, सॉरी B माइनस W विल बी इक्वल टू 16/4। देखो डाउनस्ट्रीम में 16 किलोमीटर कवर करता है 2 घंटे में, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड हो गई 8 किलोमीटर पर आवर, और अपस्ट्रीम में वही 16 किलोमीटर वो कवर करता है 4 घंटे में, तो अपस्ट्रीम की स्पीड हो गई 16/4 विच इज 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हो गया बस। अब तुम्हें इन दोनों से B की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, W की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, दैट्स इट। ऐड कर दो तो 2B इक्वल टू 12 आ गया, B की वैल्यू 6 आ गई, और सब्ट्रैक्ट कर दो या B की वैल्यू 6 इसमें पुट कर दो तो W की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, क्या पूछा क्या गया है? स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बस ये करना होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टैंडिंग वाटर, स्टिल वाटर, स्टैंडिंग वाटर का मतलब स्टिल वाटर इज 9 किलोमीटर पर आवर। तो B की वैल्यू दी है 9 किलोमीटर पर आवर। द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 1.5, तो W की वैल्यू दी है 1.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब एक मैन है रोज फ्रॉम टू अ प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 105 एंड कम्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट, द टोटल टाइम टेकन बाय देम इज। तो अब देखो ये अगर यहाँ से 105 किलोमीटर दूर कोई भी जगह है तो वहाँ जा रहा है और स्ट्रीम में ही होके जा रहा है, तो या तो 105 किलोमीटर नीचे जाएगा और फिर ऊपर आएगा 105, क्योंकि उसी पॉइंट पे वापस आ रहा है। ठीक है, या फिर 105 किलोमीटर ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा। तो या तो अपस्ट्रीम पहले करेगा डाउनस्ट्रीम बाद में करेगा, या तो डाउनस्ट्रीम पहले करेगा अपस्ट्रीम बाद में करेगा, लेकिन करेगा तो दोनों चीजें, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम दोनों करेगा, है ना, दोनों कवर करेगा। तो 105 किलोमीटर इट्स लाइक कि 105 किलोमीटर हाँ 105 किलोमीटर वो पहले डाउनस्ट्रीम जाएगा और फिर अपस्ट्रीम आएगा, या फिर पहले अपस्ट्रीम जाएगा फिर डाउनस्ट्रीम आएगा। आफ्टर ऑल 105 किलोमीटर वो दोनों साइड से कवर करेगा। तो टोटल टाइम टेकन बाय देम, तो टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, है ना, टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। अब एक साइड उसकी स्पीड होगी 9 + 1.5 और दूसरी साइड होगी 9 - 1.5, राइट। तो डिस्टेंस दोनों तरफ 105 ही होगा, और एक साइड स्पीड होगी 9 + 1.5, सो दैट्स 10.5, प्लस दूसरी तरफ स्पीड हो गई 9 - 1.5, तो दैट वुड बी 7.5। ठीक है, 105 डिवाइड बाय 10.5 एंड 105 डिवाइड बाय 7.5। ठीक है, तो बस ये करना है, हो गया। तो 105 डिवाइड बाय 10.5 सीधे सीधे 10 दिख रहा है, और 105 डिवाइड बाय 7.5। अब देखो 7.5 को इंटू 10 करेंगे तो 75 हो जाएगा। 75 के अलावा ये 30 और है। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे ही हम अप्रॉक्स करें, मतलब अप्रॉक्स नहीं, एग्जैक्ट आ जाएगा ये। तो या तो सिंपली पॉइंट हटाओ, ऊपर एक 0 बढ़ा दो और फिर काटते रहो, वैसे भी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिकली करना चाहते हो तो 7 × 10 करेंगे तो 75 तो आ गया, बचा 30। अब 30 को 7.5 × 4 लिख सकते हैं। ठीक है, देखो 7.5 × 2 इज 15 एंड 15 × 2 इज 30, 7.5 × 4 हो गया, तो ये टोटल हो गया 14। ठीक है, अब ये तुम्हारा काम है कि तुम इसको शॉर्ट कैसे करोगे। ठीक है, शॉर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिंपल इसी कैलकुलेशन से काम चल जाएगा, क्योंकि उस कैलकुलेशन से काम तुम्हारा बोर्ड्स में चल जाता होगा, लेकिन जहाँ पे भी MCQ बेस्ड कोई भी पेपर होगा उसमें इस कैलकुलेशन को ट्रेडिशनल तरीके से नहीं करके इस तरीके से करना पड़ेगा, तभी कुछ अच्छा हो पाएगा उस एग्जाम में। Okay, so 10 + 14 will be equal to 24. That's your final answer. ठीक है, question number 3 is done.